गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज रांची। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा रहा हूं। और इससे पहले मैं मॉडल पेपर का अकाउंट्स में जो मॉडल पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 का ही वीडियो 1 बना चुका हूँ, वीडियो 2 बना चुका हूँ। अब वीडियो लेक्चर 3, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 है, ठीक है ना। तो आप लोग इस लेक्चर 3 को लिखिए, ठीक है। मैं देख लेता हूँ लेक्चर 3 में लास्ट कहाँ तक गया था क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन तक लिखवाया था। आज 37 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आप लोग रिवाइज कीजिए। और ये जैसे कि आपको मालूम है कि 80 मार्क्स का जो अकाउंट्स का एग्जाम हो रहा है, उसमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में 40 मार्क्स का जो फर्स्ट जो एग्जाम होगा वो 40 मार्क्स का होगा। अभी मैं 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर बनाया हूँ, उसी का ही वीडियो आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देखें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि, और आइकन बेल को भी दबाइए, जिससे मेरा हर बनाया हुआ वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का तारीख है 7, कल आप लोग का एग्जाम है जो है 22 तारीख, ठीक है। सब्जेक्ट अकाउंट्स, सब्जेक्ट है अकाउंट्स, और ये क्लास 12 का है। और जैक मॉडल पेपर, मॉडल वन का लेक्चर 3 है, लेक्चर 3 है ना, याद रखिएगा। और मेरा नाम लिखिए, पहला क्वेश्चन है बी, ऑल सिनेरियर। आज का है 37 नंबर। इससे पहले मैं आपको मेरा मिलेगा वीडियो में 36 क्वेश्चन हो गया। लेक्चर नंबर 2 में 36 तक हुआ था, और लेक्चर 3 37 से उठा रहा हूँ, ठीक है। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स एरियर अकाउंट शोज, कॉल्स इन एरियर अकाउंट शोज, है ना। इसका हिंदी क्या हुआ? अदत याचना खाता दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अब ऑप्शन 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में है क्रेडिट बैलेंस, दूसरा में है डेबिट बैलेंस, तीसरा में है बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, और चौथा में नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा डेबिट बैलेंस, है ना। क्या लिखिएगा? डेबिट बैलेंस, ठीक है। इसको लिख दीजिएगा आप लोग, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस लिखिए, आंसर लिखिए, लिखिएगा डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस पहला का उत्तर होगा, डेबिट बैलेंस। लिख रहे हैं ना आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 38 क्वेश्चन लिखिए। शेयर्स में बी इशूड, क्वेश्चन है शेयर्स में बी इशूड, ठीक है। शेयर्स में बी इशूड, शेयर्स में बी इशूड क्या है? चार्ट ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन सुनिएगा। चार्ट ऑप्शन है
कि शेयर्स में भी इशूड, पहला ऑप्शन है एट पार वैल्यू, दूसरा में एट प्रीमियम, तीसरा में एट डिस्काउंट, चौथा में ऑल ऑफ द अबव। शेयर्स में भी इशूड, शेयर को इशू किया जाता है एट पार वैल्यू में भी, एट प्रीमियम में भी, एट डिस्काउंट में भी, यानी ऑल ऑफ द अबव। लेकिन अभी अभी जो आपका सिर्फ पार में इशू करना और प्रीमियम में इशू करना है, डिस्काउंट में इशू नहीं करना है, ठीक है ना। तो लिख देंगे जैसे इस ऑप्शन के अनुसार है। तो हालांकि यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, एट पार वैल्यू दिया हुआ है, एट प्रीमियम दिया हुआ है, एट डिस्काउंट दिया हुआ है, और चौथा में ऑल ऑफ द अबव। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यहाँ ऐसा कर दीजिए, देखिए आप एट पार वैल्यू अभी रिस्ट्रिक्टेड है, आप डिस्काउंट में शेयर को इशू नहीं कर सकते, है ना, याद रखिएगा। कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार शेयर को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया। तो एट प्रीमियम शेयर को आप इशू कर सकते हैं एट पार में और एट प्रीमियम में, एट डिस्काउंट में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, equity shareholders of company are equity shareholders of company are, equity shareholders of company are क्या है, कंपनी का क्या होता है, जो समता अंशधारी हो जो होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं। चार्ट ऑप्शन है, इसको एक ऑप्शन सही होगा, तो सुनिएगा ऑप्शन, उसके बाद आंसर बताइएगा। पहला ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में बैंकर्स है, बी ऑप्शन में क्रेडिटर्स लेनदार, और सी ऑप्शन में है डेटर्स, और डी ऑप्शन में ऑनर। तो इसका सही आंसर होगा ऑनर। इक्विटी शेयर होल्डर जो है कंपनी के ऑनर्स होते हैं, ऑनर्स, OWNERS, ऑनर्स कंपनी के क्या होते हैं, मालिक होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 40, अभी मैं मिटाते भी जा रहा हूँ आपको। 37 खत्म, 38 खत्म, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए 40, total amount of liability side, total amount of liability side, total amount of liability side, total amount of liability side includes the following, includes the following, total amount of liability sides include the following, क्या इंक्लूड करता है, तो देखिए क्वेश्चन है ये, तो आपको बताना है। चार्ट ऑप्शन है, उस ऑप्शन को लिखिए, इसको मैं मिटा दे 39 नंबर मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब लिखिए आप ऑप्शन, पहला ऑप्शन लिखिएगा, पहला ऑप्शन लिखिए, पहला ऑप्शन लिखिए, ये ऑप्शन में है ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सी ऑप्शन में सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, बी ऑप्शन में है पेड अप कैपिटल। इसका आंसर होगा पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। सही आंसर होगा पेड अप कैपिटल। होता है टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या है पेड अप कैपिटल। इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेड अप कैपिटल, है ना।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41 ये dividends for shareholders dividends for the shareholders are कंपनी के डिविडेंड होते हैं शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होता है अधिकारियों को जो लाभांश मिलता है अधिकारियों के लिए लाभांश क्या है ए ऑप्शन में है पेबल टैक्स अमाउंट कर दे राशि दूसरा टैक्स फ्री अमाउंट तीसरा इंटरेस्ट चौथा है नन ऑफ दिस है ना 4 ऑप्शन है इसमें कोई एक ऑप्शन सही रहेगा तो इसका आंसर जो होगा ना कि जो डिविडेंड होते हैं इंडियन कंपनी का शेयर है ना इंडियन कंपनी के शेयर से मिलने वाले डिविडेंड वो टैक्स फ्री होते हैं याद रखिएगा भारतीय कंपनी के अधिकारियों को जो लाभांश प्राप्त होता है वो टैक्स फ्री होता है क्या होता है कर मुक्त होता है याद रखिएगा और फॉरेन कंपनी का शेयर से जो डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो टैक्स फ्री नहीं होता है तो डिविडेंड का मतलब खाली यहाँ डिविडेंड से अर्थ है इंडियन कंपनी का शेयर से मिलने वाले डिविडेंड्स है ना ठीक है तो शेयर होल्डर जो होते हैं भारतीय कंपनी के अंशधारी जो होते हैं उनको जो डिविडेंड मिलता है यानी लाभांश जो मिलता है वो टैक्स फ्री होते हैं क्या होते हैं टैक्स फ्री होते हैं तो ऑप्शन में तो यहाँ लिखा हुआ पेबल टैक्स अमाउंट नहीं है ना टैक्स फ्री अमाउंट होगा इंटरेस्ट नहीं है नन ऑफ दिस इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए इसका आंसर होगा है ना इसका आंसर हो जाएगा टैक्स फ्री अमाउंट टैक्स फ्री अमाउंट चलिए नेक्स्ट में ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लिखिए 42 नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा 42 लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 लिखिए जल्दी से और 42 में लिखिए आप लोग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज ए डैश अब 4 ऑप्शन है क्या है मैं बता चुका हूँ लेक्चर 1 में तो आपको मालूम होना चाहिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इज ए कैपिटल गेन है या कैपिटल लॉस है या रेवेन्यू गेन है या रेवेन्यू लॉस है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इज ए ठीक है क्या है तो अभी इसका हम आंसर आपको बताएंगे ये एक कैपिटल लॉस है ठीक है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर जो है वो क्या है कैपिटल गेन है या कैपिटल लॉस है या रेवेन्यू गेन है या रेवेन्यू लॉस है इसका आंसर क्या लिखिएगा जल्दी बताइए कैपिटल लॉस ऑप्शन नंबर बी कैपिटल लॉस होगा ठीक है कैपिटल लॉस इसका आंसर लिखिए कैपिटल लॉस ठीक है क्या लिखिएगा कैपिटल लॉस है ना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर जो है वो क्या है एक कैपिटल लॉस है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा ठीक है 43 लिखिए क्वेश्चन पर 43 लिखिए यहाँ पर 43 लिखिए क्वेश्चन नंबर 43 है इन केस ऑफ डेथ of a partner during the accounting year the profit of the interim period is calculated
ऑन इज कैलकुलेटेड ऑन, कैसे कैलकुलेट होगा? तो चार ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन सुन लीजिएगा पहले, ऑप्शन सुनिए स्टूडेंट, मैं मिटा दे रहा हूँ। चार ऑप्शन सुनिएगा आप लोग, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। पहले ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन को पहले आराम से सुनिएगा। पहला ऑप्शन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, तीसरा में है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, और चौथा में ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और टर्नओवर। इससे मैं एक बार दोबारा हिंदी में बोलता हूँ। लेखांकन वर्ष में साझेदार की मृत्यु होने की दशा में अंतरिम लाभ की गणना की जाती है। पहला है समय के आधार पर, दूसरा बिक्री के आधार पर, तीसरा पूंजी के आधार पर, चौथा समय या बिक्री के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और टर्नओवर। इसका जो सही आंसर होगा वो आपको लिख दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और टर्नओवर, टर्नओवर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और टर्नओवर, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 44 नंबर, 44 नंबर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 44, ठीक है। 44 में लिखिए एन अकाउंट, an account prepared, an account prepared to ascertain the gain or loss at the time of a partner is called, ठीक है। An account is prepared, ठीक है, an account is prepared, an account prepared, अब क्या क्वेश्चन है, an account prepared to ascertain the gain or loss at the time of death or partner, यानी एक साझेदार की मृत्यु के समय लाभ या हानि के निर्धारण के लिए तैयार किए जाने वाले खातों को क्या कहा जाता है ना। पहला ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन में है रियलाइजेशन अकाउंट, पहला ऑप्शन क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा में एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, तीसरा में रिवैल्यूएशन अकाउंट, चौथा में डिसीज पार्टनर्स अकाउंट, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। लाभ और हानि को जानने के लिए क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन भी बनता है, जब नया साझेदार का एडमिशन होता है तो उस समय भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो उस समय भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, जब किसी पार्टनर का मृत्यु होता है तो उस समय भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, मुख्य उद्देश्य जो है लाभ या हानि को जानना। तो तीनों ही अवस्थाओं में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा दिया। अगर क्वेश्चन में लिख देगा कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, है ना, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट an account prepared to settle the gain or loss at the time of retirement of partner is called, तो वहां भी रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, है ना। जैसे यहाँ क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, बोलिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या चीज का एंट्री होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स के इंक्रीज और डिक्रीज का रिकॉर्ड होता है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स का एंट्री होता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का एंट्री होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स की इंक्रीज डिक्रीज, लायबिलिटीज की इंक्रीज डिक्रीज, है ना, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का रिकॉर्डिंग्स होता है, और इसका रिजल्ट प्रॉफिट या लॉस बताता है। यानी कि एडमिशन की अवस्था में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है लाभ या हानि को जानने के लिए, और रिटायरमेंट की अवस्था में भी लाभ या हानि को जानने के लिए बनाया जाता है, और डेथ ऑफ ए पार्टनर में भी बनाया जाता है। ओके, तो तीनों ही अवस्था में, अगर क्वेश्चन में आ गया यहाँ डेथ की जगह रिटायरमेंट तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा, तो आपको समझना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग,
नेक्स्ट 45 लिखिए, 45 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इन द इवेंट ऑफ event event death of employees provident fund appearing balance sheet will be shown in the event of death of a partner, employees provident fund appearing the balance sheet will be shown in। कहता है एक साझेदार की मृत्यु की दशा में स्थिति विवरण में प्रदर्शित कर्मचारी भविष्य निधि को दिखाया जाता है। यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है? एक ऑप्शन ए में सुनिएगा, कैपिटल अकाउंट पूंजी खाते के डेबिट, दूसरा में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तीसरा में लायबिलिटी साइड ऑफ द न्यू बैलेंस शीट, और डी ऑप्शन में एसेट साइड ऑफ द न्यू बैलेंस शीट। इसका सीधा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लायबिलिटी साइड ऑफ द न्यू बैलेंस शीट, है ना। क्या लिखोगे इसका आंसर? इसका आंसर लिखोगे लायबिलिटी साइड ऑफ द न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, इसका आंसर लिखोगे लायबिलिटी साइड ऑफ द न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, लायबिलिटी साइड ऑफ द न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 लिखिए। देखिए, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ऑन द रिटायरमेंट on the retirement of a partner, profit the valuation of assets and liabilities देखो, on the retirement of a partner, profit on revaluation account, on the retirement of a partner, profit on revaluation of assets and liabilities should be credited to the partner's capital account। देखिए यहाँ समझिए, जब भी पार्टनर रिटायरमेंट होता है
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? पहला ऑप्शन था, पहला ऑप्शन सुनिएगा, ऑल पार्टनर्स इन दी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन में है दी रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और थर्ड ऑप्शन में है रिमेनिंग पार्टनर इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और डी में नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ऑल पार्टनर्स इन दी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। यहाँ पर कर दीजिए ऑल पार्टनर्स, all partners, all partners in the old profit sharing ratio, ठीक है। all partners in the old profit sharing ratio। इस तरह से आपका 46 क्वेश्चन हो गया। मैं दोबारा लिख रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन, 47 नंबर, 47 नंबर लिख रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। 47 नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो, if the retiring partners, if the retiring partners is not paid full amount, if the retiring partner is not paid full amount to him on retirement, his balance is transferred to his, ठीक है। इसका आंसर कहता है जब पार्टनर रिटायर करता है तो रिटायरिंग पे पार्टनर को उसका ड्यूज अमाउंट भुगतान करना पड़ता है। तो अगर आप पूरा अमाउंट एक मुश्त एक ही समय भुगतान नहीं कर रहे हैं तो जो अमाउंट बच जाता है उसको कहाँ ट्रांसफर कीजिएगा? तो इसका ऑप्शन सुनिएगा। इसका ऑप्शन है ए में, ए ऑप्शन है लोन अकाउंट, बी ऑप्शन में कैपिटल अकाउंट, सी ऑप्शन में है बैंक अकाउंट, और डी ऑप्शन में है सस्पेंस अकाउंट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लोन अकाउंट, है ना। सही जवाब क्या होगा जल्दी बताइए? लोन अकाउंट, याद रहेगा ना, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि जो पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर का ड्यूज अमाउंट को अगर हम पूरा भुगतान नहीं कर जाए, जैसे कि 1 लाख देना था, अब उसमें 80,000 दे चुके हैं, 20,000 रुपया भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो उस ड्यू अमाउंट को लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सीधा बात हो गया, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। ये है, इसको मिटा दे रहा हूँ, 46 नंबर को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। उतार लिए होंगे आप लोग, आपको उतारने का मौका भी बहुत दे रहे हैं। 48 नंबर क्वेश्चन लिखिए, 48 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 48 नंबर में लिखिए कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है ना, आर शोन assets and liabilities are shown at their assets and liabilities are shown at their revalued values in, ठीक है। अब आपको इसका आंसर बताना है। assets and liabilities are shown at their revalued
रिवैल्यूड वैल्यूज इन। अब चार्ट ऑप्शन है, इसका हिंदी बता दें। संपत्तियों एवं दायित्वों को पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखलाया जाता है। कहाँ दिखलाया जाता है? जब कोई पार्टनर का एडमिशन होता है, जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है, और जब कोई पार्टनर का डेथ होता है। तीनों अवस्थाओं में एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू रीवैल्यूएशन होता है। किसी एसेट्स का वैल्यू तो न्यू वैल्यू हो जाता है, अगर मान लो इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, दोनों ही अवस्था में न्यू वैल्यू होता है। तो न्यू वैल्यू कहाँ लिखाते हैं? इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर लिखिए, इसका आंसर लिखिए जल्दी से। ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन में यही है। ऑप्शन में सुनिएगा, न्यू बैलेंस शीट एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन में रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तीसरा ऑप्शन में ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, और चौथा में रिलायंस अकाउंट। इसका सही जवाब होगा न्यू बैलेंस शीट में। न्यू बैलेंस शीट में दिखलाया जाता है, न्यू बैलेंस शीट में दिखलाया जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, लिखिएगा जल्दी आंसर। न्यू बैलेंस शीट में जो रिवैल्यूड फिगर होता है, जो नया फिगर होता है, वो नया बैलेंस शीट में दिखलाया जाता है। ठीक है, लिखिएगा कि जब एक नया पार्टनर का एडमिशन होता है, देखिए ये क्वेश्चन लिखिए, 48 हो गया। अब मैं 47 को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, 49 लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 49, नंबर 49। ठीक है, 49 में यही है कि आप लिखिएगा at the time of admission at the time of admission of a new partner of a new partner undistributed undistributed profits appearing in the balance sheet balance sheet of the firm of the old firm is transferred to the capital. ये क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब आपको इसका आंसर लिखना है। ऑप्शन पहले सुनिएगा, ये क्वेश्चन, इसका आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए आंसर लिखते हैं। आप पहले ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन यही है। ऑप्शन है कि हिंदी बता दे, किसी नए साझेदार के प्रवेश पर अवितरित लाभों को जो कि पुरानी फर्म के चिट्ठा में दर्शाए गए हैं पूंजी खातों में हस्तांतरित होंगे। अब चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में है ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना, ओल्ड पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और में ऑल दी पार्टनर्स इन दी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डी में नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि जो बैलेंस शीट में पहले से जो प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंतर्गत, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। ठीक है, समझ में आ रहा बात ना? चलिए अब मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूं यहाँ पर। यहाँ लिखिएगा आप लोग, क्या लिखिएगा, ओल्ड, इसका आंसर क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स। इसका आंसर होगा ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, यही इसका आंसर होगा। चलिए मैं अभी
49, इसके बाद फिर एक लेक्चर 4 बनाऊंगा, उसमें लेक्चर 4, 5 जो भी होगा इसको मैं बनाते जाऊंगा। अभी आप इतना पढ़िए, इतना उतारिए, इतना समझिए, और जो नए समझ में आएगा हमको बोलिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।